ब्रेक के बाद खुशामदेद। स्पेशल ट्रांसमिशन GTV के ऊपर आप देख रहे हैं अमरीकी इंतखाबात। ये इंतखाबात अमरीकी कौम के लिए तो बहरहाल हर 4 साल के बाद अहम है ही, लेकिन अमरीका से बाहर पूरी दुनिया के लिए और इस दफ़ा पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी इसमें काफ़ी सेंसेशन पैदा हो चुकी है। और उसकी वजह पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसमें एक सियासी जमात जो अपोजिशन में है वो ये समझती थी कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रिजीम चेंज किया और उनकी हुकूमत को गिराया, और अब अगर वहाँ पे कोई रिजीम चेंज होता है तो मुमकिन है कि जो माजी की पॉलिसी है वो तब्दील होगी और शायद उसका असर पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर भी पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान में ये इंतखाबात माजी की निस्बत कदरे एक नए जाविये से भी मुख्तलिफ हो चुके हैं। मेरे साथ 3 इंतहाई मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर, आदमी सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त एक थिंक टैंक को भी हेड करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के साबिक सरबराह रह चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC में मुकीम हैं, अमरीका की गुज़श्ता 4 दहाइयों की सियासत को बड़े करीब से देखते आ रहे हैं। और मतीन हैदर साहब, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर भी मतीन हैदर साहब एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान साहब, आपसे अगर आगाज़ करूँ, अब कितना वक्त रह गया जी पोलिंग ख़त्म होने में आपका? अच्छा, अब देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन में हमारा ये सवाल ज़रूर होता है। सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक टाइम जोन और यहाँ पर 6 टाइम जोन्स हैं, और फिर उसके लिहाज से जाहिर है कि वो चीज़ें चलती हैं। और सिर्फ 6 टाइम जोन्स ही नहीं है, बल्कि 6 मुख्तलिफ सोचें, हर चीज़ जाहिर है कि अमेरिका की बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सबसे पहले अमीर अब्बास, इट्स गुड टू बी विद यू अगेन, और आपके हमारे 2 साथियों और दोस्तों से भी आप एक मुलाकात करवा दे रहे हैं डायरेक्टली, तो वो भी एक खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। तो अब देखिए, जैसे जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, यानी DC, न्यूयॉर्क से लेके फ्लोरिडा तक का, तो वहाँ तो शाम 5 बजे 7 बजे तक यहाँ पर वक्त दिया जाता है। अच्छा। लेकिन अभी कैलिफोर्निया जो है वो 3 घंटे पीछे है हमसे, तो जाहिर है कि 3 घंटे पीछे होने की वजह से वहां पर भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नताइज आना शुरू नहीं होंगे। वो आप भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता नताइज जो है वो बहुत जल्द, जैसे जैसे और फिर कुछ एक्सिट पोल्स भी आना शुरू होंगे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये जो इंतहाई जो क्लोज रेस है वो किस तरफ जा रही है। अभी भी कोई बात किसी एक यकीन के साथ नहीं कही जा सकती, तो थोड़ा सा बस कुछ थोड़ा बहुत ही इंतजार है। लेकिन उम्मीद यह है कि फैसला आज ही हो जाएगा। फैज में ये भी फरमाएगा, जरा कोरिलेट भी करते चले ना साथ साथ, ताकि हमारा जो आम व्यूअर है वो जरा अंडरस्टैंड कर सके पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। तो वहां पे जब ये पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो पोलिंग बूथ से लोग हट गए, पोलिंग स्टेशन जो है फिर वहां पे फॉर्म 45 बनना शुरू हो गया, फिर वो फॉर्म 47 वो कैसे होता है फिर काउंटिंग? नहीं, अच्छा देखिए, यहाँ ज्यादातर जो है वो चूंकि मशीनों से होता है, बहुत आसान सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा एक बैलेट पेपर है, मैं बैलेट पेपर पे जाके एक छोटे से बूथ में वहाँ अपना वो मार्क करूंगा किस को देना है, मुझे कामला को देना है या डोनाल्ड को देना है, और मैंने वो करके पेज एक वो मशीन में दाखिल कर देते हैं। तो वो मशीन में जब जाता है तो वोट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है। ना सिर्फ ये कि वो रजिस्टर हुआ, बल्कि ऑटोमेटिकली काउंट भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं इंतजार किया जाता है कि वो फिर पर्चियां निकलेंगी और उसको फिर फिजिकली एक एक वोट को काउंट किया जाएगा। तो इसकी वजह से आपके जो जहां मामला बिल्कुल क्लियर कट हैं, मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया गालिबन बहुत जल्दी कॉल आउट हो जाएगी, न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, जो वो स्टेट्स जो कि ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये फॉर्म 45, 47, मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ कौन से और दूसरे फॉर्म्स उसके बाद भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ वो चक्कर नहीं है कि इस लेवल पर चीजें तब्दील नहीं हो सकती कि और फिर जाहिर है कि जो गार्ड करने वाले हैं, जो मॉनिटर, थोड़ी यहाँ तशकीरी रखें, जरा तशकीरी रखें कि ये जो गड़बड़ हो सकती है वो कैसे हो सकती है, उस पर जरा अगले हिस्से में चल के बात करते हैं। उवैस सलीम साहब, वो भी हमें अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के एकेडमिशिया से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर उवैस सलीम साहब और पाकिस्तान में जब थे तो पाकिस्तान के इंतहाई नामवर मीडिया हाउसेस के साथ बतौर साफ़ी वाबस्ता रहे, तो दोनों तरह का तजुर्बा इनके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। कमर चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस?
देखिए ये बड़ा ब्रॉड सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की कैमला हैरिस। देखिए हमें तो अमीर अब्बास साहब देखना है कि साउथ एशिया जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, हमें कैसे देखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि साउथ एशिया के रिलेटेड डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, कोई पॉलिसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, एक जैसी पॉलिसी रहेगी। और दूसरा, लार्जली आपको पता है कि अमेरिकन इस खित्ते को भी, जिसमें फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली इंडिया को अगर आप ले लें तो उसको एक इंडो पैसिफिक के लेंस से देखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक वो एक ही रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया, अभी जो है वो उसको सपोर्ट किया। उससे पहले भी ये प्लेटफॉर्म था लेकिन उसको मज़ीद ताकत दी, और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी प्रॉपर मीटिंग शुरू कर दी। सो लार्जली जो है इसको मैं नहीं देखता कि कोई भी मुल्क जो है वो कोई भी जो लीडरशिप होगी वो एक डिफरेंट लेंस से चलेगी। लेकिन क्या अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान को चाइना लेंस से देखना शुरू करेंगे? क्योंकि अमीर अब्बास साहब पिछले 50 साल तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखा है। अगले 10, 20, 30, 40 साल अगर उन्होंने चाइना लेंस से देखा तो फिर हमें क्या करना होगा? और फिर क्योंकि हमारी अपनी जो आइडेंटिटी, पहचान या अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है अमेरिकी पॉलिटिकल अपरेटस के सामने, वो हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि लार्जली या तो हमें देखा जाता है कि ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो नेटवर्क है इस पूरे खित्ते में, उनको कैसे निपटना है, या फिर ये है कि चाइना के लेंस से देखा जाएगा, माजी में अफगानिस्तान के लेंस से। सो चाइना के अगर लेंस में अगर हम लेके आते हैं, जो कि वो ऑलरेडी ला चुके हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे। ट्रंप जो है उनके बारे में कहा जाता है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन है। ट्रंप उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो ये जो ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स कर देंगे, या फिर ये है कि सारे टैरिफ्स को एनहेंस करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ है मीर अब्बास साहब यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, इफ ही इज द प्रेसिडेंट फॉर इंस्टेंस, अगर हिपोथेटिकली स्पीकिंग इफ ही इज द प्रेसिडेंट, तो जो कन्वेंशनल मिलिट्री जंगों का खतरा नहीं है, ट्रेड वॉर्स का खतरा है। उन ट्रेड वॉर्स की जद में हम भी आ सकते हैं अगर वो हमें जो है, फॉर एग्जांपल यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस दिए हुआ और हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अमेरिका हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होती है, तो अगर वो हमें चाइना लेंस से देखते हैं, प्रोटेक्शनिज्म के लेंस से देखते हैं, गो कि हमारी छोटी सी एक्सपोर्ट्स और इतना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इफ दे वांट टू जैब अस, तो हमारे पास क्या चॉइस होगी और क्या करना होगा? ये फरमाएं कि एक इंडिविजुअल के चेंज होने से अमेरिका में, जी जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी आ जाए, साउथ एशिया पे कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं बना रहा, पॉलिसी की और बन रही है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन है। देखिए मेरी बात सुने, जब लास्ट टाइम ट्रंप थे तो अफगानिस्तान का इशू था, तो हमारे वज़ीर आज़म की उस वक्त मुलाकात हो गई। जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकन निकल गए, हमारे वज़ीर आज़म का फोन भी नहीं उठाया गया। और आपको पता है इमरान खान शिकवा करते रहे कि बाइडेन ने फोन नहीं उठाया और ताल्लुकात डाउनग्रेड हो गया मीर अब्बास साहब। यानी कि कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या इस रैंक का ऑफिसर या बंदा, कभी भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान नहीं आया। सो हमें अपने आप को, अगर वो अफगानिस्तान का लेंस था वो खत्म हो गया, अब चाइना लेंस से अगर वो हमें देखते हैं तो हमारे लिए उसमें क्या है, क्योंकि अभी भी वो हमें चाइना लेंस से देख रहे हैं। और रिसेंटली भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो अमेरिकन डोनाल्ड लू की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं जो उन्होंने कांग्रेस में दी हैं। डोनाल्ड लू बाकी बचेगा ही नहीं अगर नहीं वो है, नहीं वो है। जैसे उनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, आई थिंक रीशफल हो जाती है ना बहुत बड़ी तादाद। नहीं स्टेट डिपार्टमेंट के लोग तो वहीं रहते हैं ना, वो तो अमूमन नहीं जाते ना, वो तो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी तो नहीं है। आई थिंक वो तो एक उनका ब्यूरोक्रेसी का बंदा है। उवैस सलीम साहब, सर ये फरमाएं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, इसी तरह से इंडियन डायस्पोरा होगा, बाकी मिडिल ईस्ट के से बहुत बड़े तादाद में एक डायस्पोरा वहां होगा, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा तो वहां पे रहते हुए भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहा होता है। वहां पीपल्स पार्टी यूएसए, पीटीआई यूएसए, पीएमएलएन यूएसए, तो जो दूसरे ममालिक का डायस्पोरा है वो वहां की पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है या वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स वहां ले आता है? बहुत शुक्रिया मेरा बॉस। देखिए, अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, इमिग्रेंट्स का मुल्क कहा जाता है, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके पास एक तरह से कास्टिंग वोट आ गया है। वो अपना वजन जिस पलड़े में बड़ी तादाद में डालेंगे वो अमेरिका का सदर बनेगा। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा उम्मीदवार बने थे तो अमेरिका की तारीख में पहली दफा जो व्हाइट क्रिश्चियन वोट है वो लेस देन 50% था। और इस दफा पिछले 4 साल में 2020 से अब तक कोई 41 मिलियन नए वोटर जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। और इसमें एक बड़ी तादाद न सिर्फ नौजवानों की है बल्कि इमिग्रेंट्स की भी है। और इमिग्रेंट्स की वजह से ही हमने देखा था कि 2020 में जिन स्विंग स्टेट्स का जिक्र होता है
उसमें से पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और एरिजोना जैसी रियासतें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बजाय जो बाइडेन की तरफ चली गई थी। तो इस दफा भी जो इमिग्रेंट वोट है उसमें थोड़ा सा हमें स्प्लिट नजर आ रहा है, और उसकी वजह खास तौर पर अगर आप पाकिस्तानियों या मुसलमान वोट की बात करें तो गजा जंग और इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी रही है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी। दूसरी एक वजह जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी पर इस वक्त जो प्रेशर है, जो महंगाई है, जो टैक्स ब्रेक्स उस तरह से नहीं मिल रहे हैं लोगों को, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से लोग देख रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उसको रिवाइव कर सकें। तो बड़ा स्प्लिट आ रहा है। लेकिन अगर हम मुसलमान वोट और पाकिस्तानी वोट की खासतौर पर बात करें, आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा का जिक्र किया, और यहाँ पर बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में लोग पीटीआई की हिमायत करते हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो एक अभी डोनाल्ड लू का जिक्र हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप को जितवा कर जो बाइडेन से बदला लेना चाहते हैं। अगरचे सही है। ओवरऑल जो वो मिक्स है उसके अंदर शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन उन रियासतों में जहां टाइट रेस है वहां पर थोड़ा बहुत फर्क ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे जरा फरमाएं डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि क्या वाकई अगर हाइपोथेटिकली अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और वहां जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पाकिस्तान के हालात को तब्दील करना चाहता है, वो समझता है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी तो शायद यहाँ कोई बेहतर इंपैक्ट आए, क्या ये नई एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकेगा डायस्पोरा कि हाँ जी अब वहां हमारे मुल्क को भी ठीक करो? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपको इस वक्त पोल्स के अंदर या सर्वेस के अंदर जो बिल्कुल डेडलॉक नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वोटर के नजदीक और खास तौर पर जो नॉन कमिटेड वोटर है उसके नजदीक दोनों की पॉलिसियों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक एतराज बड़ा वैलिडली ये आ रहा है कि दोनों ने इकोनॉमी पर बात तो की है लेकिन कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी है कि उसको वो रिवाइव कैसे करेंगे। इसराइल के हवाले से दोनों जमातों की पॉलिसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मुझे ऐसी भी नजर आ रही है जो कह रहे हैं कि हम अपना पॉइंट रखने के लिए, हम अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए शायद डॉक्टर जिल स्टाइन को वोट दे दें, जो ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार हैं, थर्ड कैंडिडेट हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी एडवांटेज ट्रंप होगा, क्योंकि याद रखिए कि 2016 में जब पेंसिल्वेनिया की रियासत में हार गई थी हिलरी क्लिंटन, तो कहा जाता है कि उसकी बड़ी वजह वो वोट थे जो जिल स्टाइन को मिले थे, और उसकी वजह से हिलरी क्लिंटन व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंच सकी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं व्हाइट हाउस में, फर्ज कीजिए, तो पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए नहीं देखता, जैसे जिक्र कर रहे थे डॉक्टर कमर चीमा थोड़ी देर पहले, कि हमारा उनके साथ एक तारीखी तौर पर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, उसमें मद्देनजर आते रहे हैं। जब कभी उन्हें खत्ते में कोई बड़ी ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें उन्हें हमारी जरूरत होती है तो ताल्लुकात में बहुत गर्मजोशी हमें नजर आती है, और जब वो जरूरत खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक बड़ा कोल्ड किस्म का फेज आता है। बज़ाहिर इस वक्त अमेरिका को खत्ते में कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो रेंट फैसिलिटी अभी उनको चाहिए नहीं, पाकिस्तान की बजाय भारत के जरिए डील करना चाहते हैं। राइट। मतीन हैदर साहब, बार बार फलस्तीन और मिडल ईस्ट और इसराइल की बात हो रही है, तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने दिसंबर 2017 में यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल करार दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी एम्बेसी अब हम तल अबीब से उसको यरूशलेम मूव करके लेके जा रहे हैं। तो एक वोट, यानी इससे पहले कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ये फैसला नहीं कर सका। तो अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो ज्यूज, एंटीसेमेटिसिज्म और ये जो इजराइल, ये तो इनकी रेड लाइन है, जो भी आएगा वो ये पॉलिसी जारी रखेगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ पॉलिसी जारी रहेगी बल्कि जो ट्रंप का भी रिसेंटली स्टेटमेंट है कि वो अगर व्हाइट हाउस तो नेतन्याहू को वो कहेंगे कि जी फिनिश आप, तो इस स्टेटमेंट को डेमोक्रेट्स ने बहुत सीरियसली लिया, नाक़दीन ने बहुत सीरियसली लिया कि इसका मतलब है कि आप गजा और फलस्तीन को खत्म कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर वो आए तो अगरचे कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में कह रहे हैं कि वो इस मरतबा मशरिक़ वस्ता में खासतौर पर इसराइल को कि वो सरजनिश करेंगे, उनसे मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अभी कुछ देर पहले हम ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ थे, उनसे भी जब ये सवाल किया गया कि ईरान
जो है सारी बदलती हुई सूरत हाल को कैसे देख रहा है और उसके मुताबिक कौन सी पार्टी जो है अगर वो व्हाइट हाउस आती है तो उनके बारे में क्या कोई बातचीत। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर, हमें किसी किस्म की परवाह नहीं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान में अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को, यहाँ दफ्तर खारजा को, यहाँ बरसर इक़्तिदार हुकूमत, हर एक को इस चीज की परवाह है। बड़ी गहरी दिलचस्पी रखी जा रही है और खासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से भी, क्योंकि अगले हफ्ते जद्दा में OIC का वज़ीर खारजा का इजलास भी हो रहा है, उसमें भी तो इस वक्त इस्लामी दुनिया बड़ी शिद्दत के साथ देखती है कि अगर ट्रंप आते हैं या डेमोक्रेट्स वाली कैमला दोबारा व्हाइट हाउस में आती हैं तो बहुत ज्यादा आलमी सतह पे मुस्लिम दुनिया की तरफ से प्रेशर होगा कि कोई ना कोई इनिशिएटिव फौरी तौर पे सीज फायर के लिए किया जाए, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, अमरीका के ऊपर इस हवाले से दबाव मुसलसल पड़ रहा है कि वो गजा में और खासतौर पे लेबनान में सीज फायर करे और ईरान के साथ किसी किस्म का कोई बातचीत का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाए, ताकि लेकिन वो कैसे होगा? अभी कुछ देर पहले आप और मैं, हम इकट्ठे ही ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से एक मुलाकात में थे, तो वहाँ ये सवाल हुआ कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने P5+1 डील की उसको यूनिलैटरली रिवोक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसको बिल्कुल मंसूख कर दिया। अमेरिका उस मायदे से निकल गया और यही ईरानी वजीर खारजा कह रहे थे कि गुज़िश्ता 8-9 बरस से वो जो P5+ वाला जो एग्रीमेंट ईरान के साथ हुआ है वो अमलन इस वक्त मुअत्तल हो चुका है। तो इस वक्त देखना यह है कि अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो फौरी तौर पे क्या इनिशिएटिव देते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। ईरान इजराइल के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी, आज ईरान के वज़ीर खारजा ने यह भी कहा कि हमारा इस मरतबा का जो जवाब इजराइल के ऊपर होगा वो पहले से ज्यादा सख्त होगा, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ एक ब्रेक मतीन साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करें। ब्रेक से वापसी पे फैज रहमान साहब ने जहां बात को छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे कि अगर इलेक्शन इन क्वेश्चन आ जाए अमेरिका में, और क्या ऐसा होता है, मुतवातिर होता है, और अगर ऐसा हो तो फिर उसका क्या हल निकाला जाता है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमर चीमर साहब, जब हम अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो जो विल्सोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम आपके जहन में आता है तो एक बड़ी विजडमफुल पर्सनैलिटी और बहुत इंटेलेक्ट वाली पर्सनैलिटी और बड़ी कंपोज्ड पर्सनैलिटी और जो बोलने में भी बड़ा नपीतुली गुफ्तगू कर रहा है, हिकमत वाली बात करता है, बड़ा सोबर शख्स होगा। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने 2016 में, तो उससे पहले जो अगर हम जो कम से कम मुझे भी पिछले 4-5 प्रेसिडेंट्स का जो तजुर्बा है देखने का, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के शख्स साबित हुए। लूज कैनन, मुंह फट, और जिसने डिप्लोमेसी मुतारिफ करवाई, डायरेक्ट ट्विटर पे आके दुनिया के साथ खुद कम्युनिकेट कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी उतनी कंपोज नहीं जैसे इसके प्रीडिसेसर्स की थी। इसको कैसे देखती होगी अमेरिकन कौम के? हमें एक आदत है, कहाँ जॉर्ज वॉशिंगटन, कहाँ थॉमस जेफरसन जैसे जो इनके फाउंडिंग फादर्स ने जो चीज़ें सेट की थी, ये क्या निकल आया बीच में? देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेट है कि एक नॉन ट्रेडिशनल लीडर है। उसने पहले कभी किसी ऑफिस में नहीं रहा, ठीक है, कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आया, वो जीत गया, बिजनेसमैन था, उसका मीडिया में था, शोबिज में था। और दूसरा ये कि पूरी जिंदगी पैसा बहुत था, एक इनफॉर्मल जिंदगी गुजारी उसने, किसी की परवाह नहीं, हर चीज वो पैसे से मैनेज करता था। तो वो उसने जब आया, फॉर एग्जांपल आज की उसकी स्टेटमेंट अगर देखें तो वो जिस अंदाज से बात कर रहा है कि आई एम फाइटिंग ईविल, ये जो डेमोक्रेट, मैं ईविल से लड़ रहा हूं, मैं कैमला हैरिस से नहीं लड़ रहा, मैं एक ईविल से लड़ रहा हूं, डेमोक्रेट सारे ईविल हैं। सो मेरा ख्याल है कि वहां पे जो ट्रेडिशनल जो व्हाइट सुपरमिस्ट कहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा कि एक व्हाइट सुपरमिस्ट हमारा प्रेसिडेंट हम में से है, हमारी बातें कर रहा है, हमारे इश्यूज की बातें कर रहा है। देखिए अमीर अब्बास साहब, 2016 से लेके 2024 तक डोनाल्ड ट्रंप ने 3 एक कैंपेन्स में अमेरिकन को ये बता दिया है कि उनके जो असल मसले हैं वो इंटरनल हैं, उनके असल मसले जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट है जो इंटरनल है, उनके असल मसले हैं कि बाहर जंगें नहीं करनी, इंटरनल हमारी जो एक्सटर्नल आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा है, जो इंटरनल रीच है अपनी आवाम तक वो कम हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लम्बलिंग है, वो जो बातें कर रहे हैं लोगों को अपील कर रही हैं। और मजे की बात है कि इस दफ़ा मैं देख रहा था कि 20% ऑलमोस्ट
जो लोग हैं वो टिकटॉक से मुतासर हैं। एंड टिकटॉक आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कैंपेन बड़ा जबरदस्त टिकटॉक चला रही है, इसीलिए आपको पता है ये टिकटॉक के हामी थे। और बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर डिस्कशन भी चली कि टिकटॉक को बैन कर दें, ये कर दें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों ने इसको पसंद किया, इस मॉडल को पसंद किया, इस अंदाज को पसंद किया है। और वो जो एंड देन उनको ये भी पता चला कि वो ट्रेडिशनल लीडर नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, कूल कंपोज। एक वो अमेरिकन के लिए एक नई चॉइस थी, एक नया उनके सामने अंदाज आया। गो के वो अपनी लाइन एंड लेंथ में बड़ा हार्डकोर है। अगर फॉर एग्जांपल वो जैसे ब्लैक अमेरिकन के बारे में वो जिस तरह बोलता है या वो खामोश रहता है, उनके लिए वो उनको अपनी जैसे कहते हैं ना, उनके ऊपर एक टफ लाइन रही है उसकी। ज़्यादातर उनको अपनी कैबिनेट में लंबा चौड़ा नहीं लेके आया, या एक महसूस करवाया कि जैसे उनके लिए वो उस तरह नहीं बोलता। या फिर इमिग्रेशन के जो इश्यूज हैं, फिर इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर जंगों को बंद करने के हवाले से। सो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा लीडर है जो पहले था नहीं, तो लोगों ने इसको पसंद किया है। और विद इन द, आपको पता है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द एंटायर कंट्री, विद इन द जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी तो उसको सपोर्ट नहीं करती। उसने सारी की सारी पार्टी बुलडोज कर दी है, और वो जितने भी लोग थे जो निकी हेली एंड बाकी जो सबको उसने फारिग कर दिया, और वो खुद ही इमर्ज हो गया और बड़े आराम से प्राइमरीज जीत गया। आराम से प्राइमरीज जीत के वो दोबारा फिर कैंडिडेट बन गया। तो बेसिकली ये जो स्टाइल है, ये जो गोरों को ये पसंद है, ये अनकन्वेंशनल स्टाइल है, उनको पसंद है और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। देखिए दिस इज द थर्ड टर्म। 2016 में भी उसको कैंडिडेट रखना, 20 में वैसे बन गया, 24 में उसको फिर दे रहे हैं। तो इट मींस कि इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की कमी थी, एब्सेंस थी। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा अगले 2028 में कोई ऐसा बंदा छोड़ दे जो ये मॉडल जो है वो उसको कैरी करे, ताकि वो विद इन रिपब्लिकन भी एक रेवोल्यूशन होगा, और जो एस्टैब्लिशमेंट एंड डेमोक्रेट्स के लिए भी एक चैलेंज रहेगा। राइट डॉक्टर साहब, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर केसेस भी हैं और बड़े सीरियस केसेस हैं, वो डैनियल स्टॉर्म का केस है, करप्शन के केसेस हैं, 6 जनवरी का केस है, एसेट्स कंसीलमेंट का केस है, टैक्स एवेजन के केसेस हैं। सही है गलत वो हम तो नहीं उस पर बात करते, उसके लीगल क्या अथॉरिटी है। बट इसके बावजूद एक बात तो है उस मुल्क की डेमोक्रेसी की कि ना उसकी पार्टी को 6 जनवरी की वजह से तितर बितर कर दिया गया या इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, ना खुद डोनाल्ड ट्रंप को बाहर किया गया, बल्कि जहां कहीं रुकावट डाली तो अदालतों ने उसको रिलीफ दिया। इसको कैसे आप देखते हैं और इसको अमेरिकन कैसे देख रहे हैं? एंड सेकेंडली, अगर ये इलेक्ट हो जाता है तो ये जो केसेस हैं इनका फिर क्या बनेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहले तो अभी जो बात हो रही थी, अगर उसकी कंटिन्यूएशन में मैं ये कह सकूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो राइट विंग पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का दौरा है। हमारे पड़ोस में भारत में भी आपको यही नजर आता है, इवन पाकिस्तान के अंदर आपको ये नजर आता है, और अमेरिका में खास तौर पर अगर आप देखें तो रेस रिलेशंस एक बहुत बड़ा और बहुत मुतनाज़ा मौजू रहे हैं। और उसी जो कोर वोटर है डोनाल्ड ट्रंप का, जो वाइट कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वोटर है, उसी को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेंटिमेंट को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा मुल्क जो है उस पर कब्जा हो गया, इस मुल्क को मैं दोबारा आजाद कराऊंगा, इस मुल्क को मैं दोबारा अजीम बनाऊंगा। और वो रेजोनेट करता है उस वोटर के साथ जो दूसरी कौमियतों के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब अगर आप उन पे केसेस की बात करें तो वहां पर जो हमारे सामने रिसर्च आती है परसुएशन की या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, उसमें उसका निचोड़ यही है कि लोग जब किसी शख्सियत को अपना लीडर मान लेते हैं और उस पर अंधा एतबार करना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के दौर में, तो उस वक्त फिर वो मैसेजेस को या इंफॉर्मेशन को कोई इतना डीपली एनालाइज नहीं कर रहे होते। उनके लिए यही काफी होता है कि जिस शख्सियत पर वो एतमाद कर रहे हैं या उसको पसंद कर रहे हैं, वो जो कह रहा है फिर वो ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली उनके लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस में जाता रहता है, और उसके मुखालिफ जो भी चीज है उसको एनालाइज करने के बजाय वो उसको रिजेक्ट करते जाते हैं। बल्कि अगर उनके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केसेस हैं या उनके स्कैंडल्स हैं या उनके माली मामलात हैं, सो उसका उल्टा बूमरैंग इफेक्ट होता है। यानी वो ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू हो जाते हैं जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन को सपोर्ट करे। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आपको पता है कि इस तरह की मालूमात जो आपके अपने ओरिजिनल पोजीशन को सपोर्ट करें वो ढूंढना कितना आसान है। अमेरिकी कानून की बहरहाल ये खूबी है, जैसे आपने कहा कि यहाँ
किसी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर या जाती इनाद की बुनियाद पर ना किसी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है, ना किसी जमात को निशाना बनाया जा सकता है। हमने देखा कि 6 जनवरी 2020 को जो कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन हामियों ने हमला किया था, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों को सजा मिली, लेकिन सिर्फ उन लोगों को और सिर्फ उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किया था, जिसमें वो मुलव्वस रहे थे। उसकी बुनियाद पर पूरी पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की ये भी किसी ने नहीं किया कि अगर जुर्म वाशिंगटन डीसी में हुआ है तो फ्लोरिडा ने भी केस कर दिया, कैलिफोर्निया में ने भी एफआईआर कर दी, टेक्सास ने भी एफआईआर कर दी, बेल हुई, फिर उठा के अंदर पक्ष। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और ना ये हुआ कि जिसने जुर्म किया है उसके पूरे खानदान को उठाकर आपने गायब कर दिया और उनका पता ही नहीं है कि वो किधर है और उनके मुकदमात भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। एवरीथिंग वाज नोन और वो बाकायदा अदालतों में ट्राई हुए हैं, सबूत पेश किए गए हैं और उसकी बुनियाद पर उन्हें उतनी ही सजा मिली है जो उस कानून के तहत बनती थी। अच्छा, अब कानून में यह भी इजाजत थी कि अगर आप पर फेलनी चार्जेस हैं या आप जिस किस्म के मुकदमात का सामना डोनाल्ड ट्रंप को है तो आप उसके बावजूद उम्मीदवार बन सकते हैं, जो वो बन गए हैं। इवन जब वो पहली दफा उम्मीदवार बने थे 2016 में, तब भी इनके हवाले से स्कैंडल सामने आए थे, तब भी इन पर माली बदउनवानी और टैक्स इवेजन के चार्जेस थे, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गए थे। तो इस दफा भी मेरा ख्याल है कि ये अगर सदर बन जाते हैं, व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, तो ये दोनों ट्रैक्स पैरेलल चलते रहेंगे। और डॉक्टर साहब वहां ये कोशिश भी हुई कि 5 नवंबर से पहले किसी तरह इसको सजा दिलवा दो ताकि इलेक्शन न लड़ सके। वो कोशिश भी कामयाब नहीं होने दी वहां के अदालती निजाम ने। देखिए, ये तो क्योंकि अमेरिकन जो सिस्टम है ना, इसमें यह समझा जाता है कि अमेरिकी सदर जो है उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को एनालाइज करें तो इसमें जो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर हैं, जिसमें व्हाइट हाउस एक है, फिर उसके बाद कांग्रेस और सेनेट है जिन्हें कैपिटल हिल कहा जाता है, फिर अदालती निजाम है, ये 3 पैरेलल पावर सेंटर्स हैं। ये चेक्स एंड बैलेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को और किसी एक को अपनी हद से बाहर नहीं जाने देते। और हमने मौजूदा सूरत हाल में भी वही देखा है। इसीलिए जब अब ये खतरा जाहिर किया जाता है कि फर्ज कीजिए डोनाल्ड ट्रंप अगर हार गए तो वो क्या करेंगे, या अगर वो जीत गए तो शायद वो सारा कुछ बलडोज करके सिर्फ अपनी मर्जी चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जैक्टली और वो काम करेंगे। अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे भी डोनाल्ड ट्रंप, जैसे उनके खिलाफ कोई एडवेंचर कामयाब नहीं हुआ, शायद वो भी कोई एडवेंचर कामयाब ना कर पाए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमर चीमा साहब से, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट क्या रोकना चाहती है डोनाल्ड ट्रंप को, ये भी एक बहस चल रही है कि जितने केसेस बनाए गए ये विक्टिमाइजेशन किया है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, और वहाँ की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी जो बाइडन की, उनकी तरफ से। क्या इस तरह रोका जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप को? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। स्पेशल ट्रांसमिशन अमरीकी इंतखाबात इस वक्त बहरहाल वहाँ पे तकरीबन चूँकि टाइम जोन मुख्तलिफ है तो कहीं सुबह के 10 होंगे, कहीं इस वक्त रात के दोपहर के 12 बजने वाले होंगे, कहीं 1 बजने वाले होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उवैस सलीम साहब अमेरिका से और डॉक्टर कमर चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। कमर चीमा साहब, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई रोल हो सकता है कि अगर वो तय कर लेंगे, वो तय कर लेते हैं कि जी नहीं आने देना इसको, ट्रंप को, ऐसी की तैसी इसकी, क्या वो रोक सकते हैं? देखिए, कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके तरीके कार होती है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं डिफरेंट अंदाज से। फॉर एग्जांपल, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी उस ट्रंप पे हमले हो गए हैं, 2 दफ़ा ऑलमोस्ट ये हुआ है। उसको स्नाइपर जो शूट कर रहा था उसको पहले क्यों नहीं पता चला इनको, कहाँ पे जो है FBI, क्या जबरदस्त स्टोरीज निकाली हैं लोगों ने, न्यूज़ स्टोरीज, और देन वो तो ये पता चलता है कि डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं, फिर उसके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, फिर उसको इंडाइट कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जारी बातें हुई हैं। फिर जारी बात है, देखना यह है कि वो बेसिकली जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो आएगा, वो अब देखिए जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा तो वो 3-4 हज़ार वाइट हाउस में और इर्द गिर्द अपनी अपॉइंटमेंट्स करेगा। जब वो अपॉइंटमेंट्स करेगा तो वो अपनी मर्जी की चीज़ें चलाएगा और वो उस डायरेक्शन मोड़ेगा जहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पे शायद वो ना मोड़ना चाहती है और सोचना चाहती है, उस डायरेक्शन पे चले जाएंगे। अभी बाइडन आए, बाइडन ने अपने लोगों को ले आया, वो एक और तरफ जा रहे थे, डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल्स हैं, उनका एक माइंडसेट और है। अगर रिपब्लिकन आते हैं तो वो बिल्कुल एक और। सो बेसिकली खौफ तो है। और फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बात तो हम यही
करते हैं जी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जी देखें जी फॉर एग्जांपल इस वक्त जो डिफेंस बजट है वो 850-900 अरब डॉलर तक जा सकता है। अमेरिकन मिलिट्री जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए 100-150-200 अरब डॉलर मांग रही है। बड़े मुआहदे वो जापान के साथ, इंडिया के साथ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ऐसे एग्रीमेंट्स जो अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो कंट्रीज़ के साथ किए हैं वो इंडिया के साथ और जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बरतानिया के साथ यहाँ पे ऑकस जैसे प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये जो मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय होंगे, अरबों डॉलर लगेंगे, जाहिर बात है इसके ऊपर पीछे लॉबीज हैं, ग्रुप्स होते हैं, फिर वो मीडिया में पैसा लगाते हैं। वो जो मीडिया में पैसा लगाएंगे वहां पे वो अपनी मर्जी के नैरेटिव चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलॉन मस्क है, वो कहता है जी मैं अगर वो तो खुल के सामने आया तो वो तो पैसा दे रहा है, ठीक है। अब वो पैसा जो है डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी कहां लगाती है? देखिए वो एसेट है ना। सो इसी तरह डेमोक्रेट्स के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जब बाइडेन की हेल्थ खराब हो गई तो जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। दैट्स हाउ बाइडेन जो है वो उनको सट्टा ना लगाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा भाई हम इसके ऊपर पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो कमजोर बंदा है। तो डेमोक्रेट्स ने अपना बंदा ही चेंज कर दिया, उसने कहा उसके ऊपर पैसे लगाओ जो बिजनेस हॉर्स तो हो सके। सो ये डेफिनेटली जो एस्टैब्लिशमेंट है जो पीछे चल रही होती है, जो कहेंगे कि इस चीज इस पे पैसे लगा दो, इस पे पैसे लगा दो, मीडिया को कैसे मैनेज करें, डिजिटल मीडिया मुख्तलिफ तरह से टूल्स के जरिए। वैसा वहां इंटेलिजेंसिया, वहां एकेडमिशिया, वहां पॉलिटिकल साइंटिस्ट, थिंकर्स, वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? यहाँ बाहर से बैठ के तो हम तो ये सोचते हैं या लगता है यहाँ पे कि शायद अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का वहाँ ट्रंप के हवाले से कोई एंटी अप्रोच है। क्या वहाँ के इंडिजिनसली भी लोग ये सोच रहे हैं? देखिए साजिशी मफरूज़ा जो है ना वो हर सोसाइटी में होते हैं। इवन अमेरिकन सोसाइटी में अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी 9/11 तो कभी हुआ ही नहीं था। इसी तरह जो 2020 का इलेक्शन है उसके हवाले से भी साजिशी मफरूज़े मौजूद हैं, और खास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं, अगर उसमें आप उसको एक होमोजेनस ग्रुप ना समझें और उसमें तखसीस करने की कोशिश करें, खास तौर पर ऐसे उनके वोटर जो रूरल बेस्ड हैं या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन साजिशी मफरूज़ों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अब हमने उसकी मैनिफेस्टेशंस भी देखी हैं मीडिया के अंदर भी, खास तौर पर सोशल मीडिया जो आजकल फेक न्यूज को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अमूमी तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इंटेलिजेंसिया का तस्करा किया, वो इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो उन शवाहिद पर ज्यादा यकीन रखते हैं कि अगर इस किस्म के केस अदालतों में गए हैं, क्या धांधली के कोई सबूत मिले हैं मुल्क के अंदर, या जैसे इल्जामात लगाए जाते हैं कि बैरूनी ममालिक ने शायद इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है सोशल मीडिया के जरिए रिजल्ट्स को, क्या उनके ऐसे क्रेडिबल शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे कोई नतीजा निकाला जा सके? तो एक तासुर से ज्यादा इसकी अहमियत अभी तक नहीं है, और ये आपको दोबारा सुनने में आएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है, इस तरह के बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि हारने की सूरत में शायद वो अपने रिजल्ट्स को तस्लीम ना करें, वो उसका इल्जाम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पिच ही इस तरह से किया है कि वो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एक कैंडिडेट हैं। और वो ड्रेन द स्वाम्प की बहुत बात करते हैं कि वो जो नाला है उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। उस जो उनका वोटर है जो जज्बाती तौर पर उनसे अटैच्ड है, उसके लिए ये इस किस्म के बयानात बड़े अहमियत रखते हैं। लेकिन जो संजीदा हल्के हैं, जो गैर जानिबदार हल्के हैं, वो इनको इतनी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उवैस सलीम साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तकरीबन 5 से 7 घंटे में पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अगले 1 से 1.5 दिन के अंदर जो नताइज हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। कौन पहुंचेगा व्हाइट हाउस में, कौन होगा व्हाइट हाउस का मकीन, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम तरीन खबर होगी।